हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का ये जो वीडियो है ये आपको 100% एक नंबर दिला करके जाएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से पूछा जाता है तो वीडियो कम्प्लीटली पूरा बात जरूर करिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो ये मिलने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जिसमें बोला गया है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना यह है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर, क्योंकि बाबर जो था उसी ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है सेकंड नंबर जिसमें दिया गया है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हुमायूं नामा जो था जिसमें हुमायूं का पूरा चरित्र चित्रण किया गया था तो उसकी रचना किसने की थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं की जो बहन थी उनका नाम गुलबदन बेगम था, तो उन्हीं की बहन के द्वारा ही हुमायूं नामा लिखा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है थर्ड नंबर जिसमें बोला गया है बाबर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद कर लेना है इस क्वेश्चन को कि बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी को हुआ था, और अगर हम बात करें उसकी मृत्यु की तो 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं कि उसकी मृत्यु के पीछे का रीजन क्या था, तो वो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि बाबर की मृत्यु के पीछे का रीजन क्या था, उसकी मृत्यु क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो बाबर की मृत्यु थी वो हुमायूं नामा जो पुस्तक है जो कि बाबर की बेटी के द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें यह दर्शाया गया है कि बाबर की जो मृत्यु थी वो इब्राहिम लोदी की माँ ने की थी। मतलब ये है कि उसमें यह दर्शाया गया है कि बाबर की जो मृत्यु है वो इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर देकर की थी। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है फोर्थ नंबर जिसमें बोला गया है ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। आपको यहाँ पर पता होगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण था वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने सूरी वंश की स्थापना रखी थी या नींव रखी थी, और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने किसको हरा करके ये सूरी वंश की स्थापना की थी। तो हुमायूं को हराया था इन्होंने, और हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने सूरी वंश की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है फिफ्थ नंबर जिसमें बोला गया है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा शेर शाह सूरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है सिक्स नंबर जिसमें बोला गया है सिक्स नंबर में देखिए आपको बोला गया है कि बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था। तो यहाँ पर आप सभी को मैं कुछ एडिशनल पॉइंट भी बताता चलूंगा हर क्वेश्चन के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सबसे पहले तो हो जाना है काबुल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काबुल आपका क्या है? तो काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी है। अब यहाँ पर बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि बाबर को आगरा में ही आराम बाग नाम का एक स्थान पड़ता है जहाँ पे उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन बाद में जब अकबर का कार्यकाल आया तो उस दौरान अकबर ने इनकी जो भी अस्थियां थी वो आगरा से निकलवाई, और उसके बाद इनकी जो इच्छा थी, इनकी इच्छा क्या थी बाबर की इच्छा थी कि उन्हें अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया जाए। तो अकबर ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए उनकी अस्थियों को काबुल में आराम बाग नामक स्थान वहां बनवा करके वहीं पर दफन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है सेवेंथ नंबर जिसमें बोला गया है बाबर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी। तो यहां पर आपको बताना है कि बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए 1530 को आगरा में। कब हुई थी? 1530 को आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 8 नंबर जिसमें बोला गया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो सबसे पहले आप बता दीजिए कि किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल के आएगा 1526। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की। और किसकी पराजय हुई थी? इब्राहिम लोदी की।
इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसे हराने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 9th नंबर, जिसमें बोला गया है कि बाबर जिसका जन्म या फिर आप बोल सकते हैं कि जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला, किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है मुगल वंश। क्या हो जाएगा? मुगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 10th नंबर, जिसमें बोला गया है कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बाबर का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था हुमायूं, और बाबर की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुगल शासक कौन बना था? तो हुमायूं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ही आगरा का सुल्तान या फिर आप बोल सकते हैं कि आगरा की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि बाबर जो था, बाबर के 4 पुत्र थे जिनमें से हुमायूं सबसे बड़े थे, इस वजह से हुमायूं को राजगद्दी मिली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर 11th नंबर, जिसमें देखिए बोला गया है कि किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर हो जाएगा बाबर, क्योंकि बाबर ने ही इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था और उसके बाद पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है बाबर। यहाँ से आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बता देता हूँ कि बाबर जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था? आपके क्वेश्चन में कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाबर के पिता कौन थे? शेख मिर्जा थे। कौन थे? शेख मिर्जा बाबर के पिता थे, जो कि बाद में चल के उनकी मृत्यु होती है और उसके बाद बाबर जो थे वो 11 वर्ष की उम्र में ही सुल्तान बना दिए गए थे। कहाँ के? फरगना के, क्योंकि इनके जो पिताजी थे शेख मिर्जा वो फरगना के ही शासक थे। उसके बाद बाबर जो थे वो धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हुए इंडिया में अपना कदम रखा और इंडिया में अपनी राज्य की स्थापना की, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 12 नंबर, जिसमें बोला गया है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और किसके मध्य लड़ा गया था? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रख कर लेना है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है शेर शाह सूरी और किसके मध्य? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी की विजय हुई थी और शेर शाह सूरी ने ही सूरवंश की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में यहाँ से। तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 नंबर, जिसमें बोला गया है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास जी थे वो कौन से ऐसे शासक थे जिनके समकालीन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि अकबर जो थे वो मुगल वंश के सबसे अच्छे शासक माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 14 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उसका क्या नाम था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी, इबादत खाना। क्या हो जाएगा? इबादत खाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इबादत खाना था ये अकबर ने इस वजह से बनवाया था जिससे कि सभी धर्म के बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो इस इबादत खाना में, इस उपासना भवन में पहुंचकर अपने अपने धर्म के बारे में मत रखें, जिससे कि सभी लोग एकजुट होकर आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 15 नंबर, जिसमें बोला गया है अकबर की आत्मकथा को किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 16 नंबर, जिसमें बोला गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था या किसके किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 17 नंबर, जिसमें बोला गया है कि किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि कौन था वो जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूट करके ले गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी, महमूद गजनी। क्या हो जाएगा, जिसे गजनवी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है महमूद गजनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 18 नंबर, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को प्रचलित करवाया या चलाया था। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर जो थे उन्होंने ही मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 19 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। कहाँ पर, तो फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर बुलंद दरवाजा स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 20 नंबर, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन सी, अकबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर जो थे उन्होंने कई महान कार्य किए थे अपने शासनकाल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, क्योंकि अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जजिया कर जो था वो किसने समाप्त किया था। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया है कि अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जजिया कर था क्या। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था, जिसका नाम क्या रखा गया था, जजिया कर। तो उसे किसने हटाया था, अकबर ने हटा दिया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाद में ये जो कर था जजिया कर, इसे औरंगजेब ने फिर से चालू करा दिया था। तो ये आपको आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर 21 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है तानसेन। क्या हो जाएगा, तानसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 22 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। यहाँ पर आपको बताना है कि अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी, तानसेन। क्या हो जाएगा, तानसेन आपका राइट आंसर हो जाना है। तो यहाँ पर आपका ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 23 नंबर, जिसमें बोला गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन बी, 1576। क्या हो जाएगा, 1576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो अब इसे दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 24 नंबर, जिसमें बोला गया है कि ताजमहल का डिज़ाइन जो था वो तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इस पीडीएफ के लिए, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो इस पीडीएफ को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 25 नंबर, जिसमें बोला गया है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए, आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में ही करवाया था। आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां जो थे वो कौन थे। शाहजहां का नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि शाहजहां जो थे वो जहांगीर के पुत्र थे, जिन्होंने आगरा में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तथा साथ ही साथ में ताजमहल का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा 26 नंबर, जिसमें बोला गया है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाना है बदायूनी। क्या हो जाएगा, बदायूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा 27 नंबर, जिसमें बोला गया है कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है
है ऑप्शन डी, फारसी भाषा जो थी वो मुगलों की दरबारी भाषा थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 28 नंबर, जिसमें बोला गया है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है 29 नंबर, जिसमें बोला गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, और किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको साथ में ये भी याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाने वाला है 30 नंबर, जिसमें बोला गया है कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाना है दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? दारा शिकोह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि दारा शिकोह जो थे वो थे कौन आखिर में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दारा शिकोह जो थे वो औरंगजेब के भाई थे, जिन्हें मार करके औरंगजेब ने राजगद्दी को हासिल किया था। तो यहाँ से आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से आपके बनते हैं, मुगल साम्राज्य से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। इन एक एक क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। साथ में आपको जो भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे लर्न कर लीजिएगा। आपको 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको डेली के डेली PDF और साथ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो, और साथ में आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और जो भी चैनल पे नए हों तो वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कल मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।